बात करेंगे बिश्नोई गैंग के हवाला खेल की, जिसके चलते बिश्नोई गैंग ने दुनिया भर में अपना खौफ बढ़ा रखा है। कभी बिश्नोई गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शातिर दिमाग से इस गैंग को पूरी दुनिया में फैला दिया है। हवाला कारोबार लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा मददगार रहा है। हवाला के जरिए ही लॉरेंस गैंग दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कर सकता है। फिरौती, रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी से मिला पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर घुमाया जाता है। बिश्नोई गैंग की ताकत के आगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी नतमस्तक है। दाऊद खुद बिश्नोई गैंग के साथ काम करने के लिए तैयार है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही धमकी का धंधा चला रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जेल से कैसे ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या पुलिस इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। एक कॉल और दुश्मन का खेल खत्म। फोन पर मर्डर की सुपारी, जेल में बंद रहकर भी बाहर खुलेआम मर्डर कराना और फिर सोशल मीडिया पर ऐलान करना कि हाँ, मैंने ही इसे मरवाया है। ये तेवर बताता है कि ये गैंगस्टर कितना खतरनाक है। इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन वो अपने एक इशारे पर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी करा सकता है। बिश्नोई गैंग की सबसे बड़ी ताकत है हवाला, जिसके जरिए देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर फिरौती, रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी से मिला पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर करता है। किसको कहां कितना पैसा जाता है, ये सब हवाला के जरिए ही होता है। आज इंडिया डेली आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देगा जो आज तक आपने न पहले देखी होगी और न सुनी होगी। लॉरेंस बिश्नोई की काली कमाई से मिला पैसा गैंगस्टर काला राणा के जरिए कनाडा और थाईलैंड भेजा जाता है। बिश्नोई गैंग अपना पैसा कनाडा और थाईलैंड में मनीष भंडारी, गोल्डी बराड़ और सतबीर सैम नाम के शख्स को भेजता है, ताकि हवाला के जरिए विदेश भेजा गया पैसा कई गुना बढ़ाया जा सके। मिल रही जानकारी के मुताबिक हवाले के जरिए भेजे गए पैसे बोट खरीदने में, पिक्चर को फाइनेंस करने में लगाया जाता है। एजेंसीज की टॉप सोर्सेज की अगर बात माने तो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपना पैसा थाईलैंड और कनाडा भेजता है। इन दोनों ही शहरों में लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़, सतबीर सैम और मनीष भंडारी नाम के शख्स को ये पैसा भेजता है। भारत से हवाला के जरिए भेजा गया पैसे को विदेशों में कई गुना बढ़ाया जा सके, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई थाईलैंड और कनाडा में कई बिजनेस में इन पैसों का इस्तेमाल करवाता है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसे अपने एक एक पैसे के बारे में पूरी जानकारी होती है कि कहां कितना पैसा गया और उस पैसे से कितने दिन में कितना मुनाफा कमाया गया। और साथ ही इन पैसों का इस्तेमाल गोल्डी बराड़ विदेश में रहने वाले अपने गुर्गों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजाम करता है। भले ही देश का नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को अपने एक एक पैसे का हिसाब किताब पता होता है। उसे ये पता होता है कि कितना पैसा किस बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है और कितने दिनों में किस बिजनेस से कितना मुनाफा हुआ। बिश्नोई गैंग इस वक्त देश का सबसे बड़ा गैंग बना हुआ है। देश के कोने कोने में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। हर बड़े अपराध के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ होता है। बिश्नोई गैंग डी कंपनी के नक्शे कदम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। ये गैंग मुंबई, दिल्ली समेत बड़े व्यापारियों को उसी अंदाज में उगाही कर रही है जैसे कि दाऊद के गुर्गे करते थे, लेकिन कुछ व्यापारी चुपचाप पैसे दे रहे हैं तो कुछ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन लोगों में बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ता जा रहा है। बिश्नोई गैंग जब चाहे जिसे चाहे धमकी दे रहा है और सरेआम हत्या करवा रहा है। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। और किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे वो पूरा नेटवर्क चला रहा है हवाला का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पूर्व डीसीपी एल एन राव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीसीपी साहब आपका।
नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगी, ये इस तरह का जो हवाला कारोबार हम देख रहे हैं, किस तरह का मॉडस ऑपरेंडी जो है ये बिश्नोई गैंग का सामने आ रहा है? देखिए, ये जो अभी आपने दिखाया, रिपोर्ट दिखाया है, ये किस बेस पे आधारित है मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब तक हवाले के बारे में पैसा, डेफिनेटली ऐसे कामों के लिए पैसा डायरेक्ट तो कोई आता नहीं, हवाले के थ्रू जहाँ से अगर पैसा इकट्ठा किया जाता है। मैं एक पर्टिकुलर गैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम एक गैंगस्टर्स कैसे ऑपरेट करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वही मैं जानना चाह रही हूँ। वही बताना चाह रहा हूँ। कोई भी देखिए, ये पैसा कोई नंबर 1 या ट्रांसफर या चेक्स में तो जाता नहीं है। हवाला का मतलब यही होता है, जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होती है वहीं पे हवाला होता है जी। अगर कोई गैंगस्टर अगर एक्सटोर्शन मनी या कोई और किसी प्रकार का पैसा किसी से मांगता है, वो उसको मिलता है तो डेफिनेटली कैश में ही मिलेगा। और कैश में पैसा कहाँ मांगा है, क्या किया है, उसको कहाँ पे यूज करना है, तो सारा का सारा काम हवाले के थ्रू होता है। क्योंकि इतना ज़्यादा कैश, कई लाखों में अगर कैश है तो वो कहीं ट्रांसपोर्ट करना भी रिस्की होता है। इसलिए हवाला कारोबार जो चल रहा है, अभी आपने देखा होगा ईडी ने चांदनी चौक में कितना बड़ा हवाला रैकेट पकड़ा है, इसमें कई करोड़ रुपए उसमें मिले हैं। तो यही एक ऑप्शन होता है, पैसे को इलीगल पैसे को किस प्रकार से ट्रांसफर करना है। वो हवाला का कारोबार करने वाले अलग एक प्रोफेशनल्स होते हैं, वो करते हैं किसी शहर में जितना पैसा दिया, अगले शहर में कितना पैसा उसको मिल जाएगा, उसमें कुछ कमीशन काट के वो पैसा उसको दे देते हैं। तो ये कन्वीनियंट होता है किसी भी ये काम कैसे होता है कि यहाँ पर अगर कैश का लेन देन हो रहा है तो दूसरी कंट्री में वो कैसे पहुंचता है, ये कैसे काम होता है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है ये सिर्फ लाखों वाला मसला नहीं है, करोड़ों वाला मसला है, और एक कंट्री का नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। ये कैसे ऑपरेट होता है? देखिए, ये कोड वर्ड से होता है। देख, मान लो अगर हमारे देश में किसी को पैसा दिया है जी, कैश दिया है, उसके इक्विवेलेंट जिस देश की करेंसी है उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करके वो एक कोड वर्ड दिया जाता है। जहां पे पैसा दिया जाता है वहां पे एक कोड वर्ड दिया जाता है। वो कोड वर्ड सिर्फ देने वाले को मालूम है, या हवाला ऑपरेटर को मालूम है, या जिसके पास जाएगा उसको मालूम है। तो जहां पर पैसा जाएगा वही कोड वर्ड अगर उसको बताया जाएगा तभी उसको पैसा मिलेगा। और ये मैं बता दूं, हवाला कारोबार में सबसे ज्यादा ईमानदारी का काम होता है। यानी यहाँ पर कोई बेईमानी, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई बेईमानी होती है, वरना इतना स्मूथली काम होता है। और यहाँ पूरे का पूरा पैसा, वहाँ पे जितना पैसा कमीशन के बाद कटता है या रेट ऑफ एक्सचेंज के बाद जिसका बनता है उतना पैसा उसको मिल जाता है। ये ऐसा ही वहाँ से है। मान लो किसी विदेश में किसी को पैसा वहाँ देना है इंडिया के लिए, तो वहाँ पे उस करेंसी में पैसा देगा, वो करेंसी कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज में यहाँ पे इंडिया में मिल जाएगा। वहाँ भी यही बात है कि जो पैसा देगा वो वहाँ पे एक कोड वर्ड निश्चित करता है। या पहले एक जमाने में एक नोट का नंबर होता था या एक नोट होता था, यानी कि करेंसी नोट, वही नोट का नंबर, क्योंकि एक नोट का नंबर एक ही बार में होता है, तो वही नोट अगर कोई आदमी किसी को दिखाएगा या बताएगा उसी को वो पैसा मिलेगा। तो ये आजकल वो नोट का सिस्टम बंद होकर धीरे धीरे कोड वर्ड में आ गया, क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम डिजिटल वर्ड में आ गए हैं। तो डिजिटली कोई भी चीज होती है वो उसको कोड वर्ड बताते हैं। वो कोड वर्ड सिर्फ 3 लोगों को पता होता है, देने वाले को, लेने वाले को, और बीच में हवाला ऑपरेटर्स दो बीच में दोनों, उस देश का हवाला ऑपरेटर और इस देश का हवाला ऑपरेटर। लेकिन अब यहाँ पे राव साहब एक सवाल और उठ रहा है कि चलिए ये कारोबार ऐसे चलता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो इतने सालों से जेल में बंद है, वो वहां से कैसे ऑपरेट कर रहा है? कभी वो इंटरव्यू दे देता है जेल के अंदर से, कभी वो वीडियो कॉल करके पाकिस्तान के डॉन को ईद की बधाई दे रहा होता है। इसे कैसे देखते हैं? क्या पुलिस महकमा, क्या जेल प्रशासन, क्या जो सरकार है वो इस पर नकेल कसने में नाकाम रही है? ये फिर जेल प्रशासन और वहाँ की सरकार के ऊपर है या फिर केंद्र सरकार के ऊपर है। अगर ये बात सच्ची है, जैसे आप कह रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई को पूरी फैसिलिटी है वहां से फोन करने की, हम ये नहीं कह रहे कि फैसिलिटी है, जो वीडियो सामने आया हम उसकी बात कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे, पाकिस्तान के डॉन ने जो है खुद जो है वीडियो सर्कुलेट किया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ईद की बधाई दे रहा है। बिल्कुल, ये आप अगर वीडियो में कोई बात आई है तो कहीं न कहीं से तो जनरेट हुई होगी ना। तो इसमें वो मीडिया में बात नहीं आई है, वो तो पाकिस्तान की तरफ से बात आई थी। उसी ने डॉन ने ही जो है उस वीडियो को अपलोड किया था। मैं उसकी बात बता रही हूँ। तो जी वो वही कह रहा हूँ, जो वीडियो बना है तो किसी तथ्य के आधार पे बना होगा ना। या एक और तरीका भी होता है, मैं आपको बता दूं, आजकल वीडियो को कट पेस्ट कर देते हैं, कोई बात कहीं की कोई बात कहीं की कोई बात आगे कर देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लॉरेंस बिश्नोई तो सालों से जेल में बंद है, उसका अभी का वीडियो और 10 साल पुराना वीडियो देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ऐसे कट पेस्ट थोड़ी हो जाएगा, और वो भी डॉन का वीडियो कट पेस्ट डाल करके कौन करेगा? मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही वाला वीडियो कट पेस्ट है, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर ऐसी बात है, ये बात सही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जेल से कहीं बात हो रही है। कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, जेल प्रशासन को देखना है।
क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से किसी के पास मोबाइल फोन रखने की वहाँ कोई अनुमति नहीं होती है, या फिर कोर्ट के आदेश से कोर्ट का आदेश भी नहीं होगा कि इस आदमी को मोबाइल फोन दिया जाए। हाँ, एक फैसिलिटी मिलती है जेल मैनुअल के हिसाब से, कोई भी कैदी जो अंदर जेल में बंद है वो सरकारी वहाँ के फोन से किसी अपने रिश्तेदार को बात कर सकता है, अपने रिलेटिव को बात कर सकता है, वो भी डेडिकेटेड नंबर पर बात कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कहीं भी किसी से बात कर लेगा। ये एक फैसिलिटी दिल्ली के जेल की मैं बता रहा हूँ। कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर हो या कैदी हो, वो अपने घर वालों से बात करने के लिए एक हफ्ते में 2 बार 3 बार बात कर सकता है, वो भी जेल के फोन से, और वो अपने घर वालों के फोन पे कर सकता है। ऐसे नहीं कोई जेल के अंदर से कोई मोबाइल फोन पे या किसी भी आदमी को फोन कर ले, वो फैसिलिटी किसी भी अपराधी को या किसी भी कैदी को या किसी भी अंडर ट्रायल पर्सन को कभी भी नहीं मिलती है। ये अगर कहीं से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की कमी है या सरकार की कमी है, वो सरकार को देखना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसी बात है तो इससे ऐसा लगता है लोगों को कि देखिए जेल में कुछ भी संभव है, और कहीं हद तक कुछ हद तक मैं बता दूं आपको, लेकिन जी संभव है। जी एक सवाल ये भी उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई सालों से अंदर है, कई केसेस उस पर चल रहे हैं, और जो है कई केसेस में वो कोर्ट में भी चल रहे हैं, उस पर मामले भी दर्ज हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि वो जेल से रहकर अपने बाकी साथियों से कांटेक्ट भी करता है। कहा जा रहा है कि वो बाकियों को जो है बताता है किसको कहाँ क्या करना। अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़ में जो है ब्लास्ट हुए थे, और अभी रिसेंटली जो है गुड़गांव में 2 क्लब के बाहर ब्लास्ट हुए थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसने ली है, रोहित गुदारा ने ली है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सारे एक ही गैंग के हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो वो कैसे संपर्क करता है, और बाकी जो देश में बैठे उसके गुर्गे हैं, उसके साथी हैं, चाहे गोल्डी बराड़ हो, चाहे रोहित गुदारा हो, चाहे काला राणा हो, ये सब लोग जो है कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, नॉट इवन सिर्फ इंडिया, बाकी के देशों में भी। देखिए आजकल कम्युनिकेशन का साधन बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं आपको बताऊं अगर जेल में आदमी अगर है वो कम्युनिकेटिंग कर रहा है तो 2-3 तरीके हैं उसके। एक तो जैसा आपने बताया मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते होंगे या उनको फैसिलिटी मिलती होगी, वो पॉसिबिलिटी जो भी है वो देखने वाली बात है जेल अधिकारियों का। एक ऐसे प्रकार के फ़ोन भी हैं जेल में मिल जाते हैं जो कि उनका कोई नंबर नहीं होता, और कोई भी ऐप ऐसे होती हैं जैसे कि जंगी ऐप है। जंगी ऐप में आप फोन करिए किसी का, आपका ना तो कहीं उसका रिकॉर्ड आएगा या कहीं और नहीं आएगा। तो जनरली अपराधी आजकल ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बाहर से रह के करते हैं, फरार होते हैं वो करते हैं। लेकिन जेल के अंदर से कोई अगर बात करता है फोन से, ये बड़ी सीरियस बात है। दूसरा तरीका ये है उनको अपने मैसेज पहुंचाने का कि कभी वो जेल में मुलाकात करने का प्रोविजन भी है, क्योंकि जो आदमी जेल में बंद है उससे कोई भी आदमी, उसका जानने वाला, उसका रिश्तेदार, उनका फ्रेंड और या उसके घर वाले कभी एक हफ्ते में 2 बार मुलाकात करने का उसका प्रावधान है। तो वो अगर उससे मुलाकात कर रहे हैं तो वो वहां से मैसेज दे सकता है उनको, या कोई चिट्ठी लिख सकता है, या उनको खबर दे सकता है कि आप उसको ये डायरेक्शन दीजिए, उसको लेकिन राव साहब, आपको लगता है कि जिस तरह का ये हाई प्रोफाइल गैंगस्टर है, जिस तरह का ये खतरनाक जो है गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, इससे जेल में कोई भी ऐसे मिल सकता होगा, कोई भी कुछ भी जो है चिट्ठी या मैसेज एक्सचेंज कर सकता होगा? इसका तो पूरा प्रोसीजर हो सकता है कि इससे वकील ही मिलेंगे और इसके परिवार के लोग ही मिलेंगे और नियमित समय होगा। ये तमाम चीजें प्रोटोकॉल्स होते हैं आई गेस इन लोगों से मिलने के लिए। यस, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई भी अपराधी जेल में बंद है या तो हाई प्रोफाइल है तो भी उसको भी उसके वकील को मिलने का अधिकार है, उसके घर वालों को मुलाकात करने का अधिकार है। वकील को तो फेस टू फेस मिलकर वहां पर जेल के जो एक उसका जेल सुप्रेंट का रूम है, वहां पे मीटिंग रूम होता है, वहां पे मिलने का अधिकार होता है। कोई भी अपराधी कहीं जेल में बंद है, उस अपराधी को मिलने के लिए, जैसे मैं वकील हूँ और मेरा कोई क्लाइंट अपराधी है तो मैं जेल में जाऊंगा, प्रोटोकॉल है, वहां पर एक एप्लीकेशन देंगे, अपना वो देंगे आधार कार्ड, अपना एडवोकेट का कार्ड देंगे और वकालतनामा की कॉपी देंगे, तो मेरे को अलाउ करेंगे उस आदमी से मिलने के लिए। और बिल्कुल आइसोलेशन में 15 से 20 मिनट तक मैं कोई भी बात करूं, कैसे करूं, तो ऐसे प्रकार से वकीलों को बात करने की सुविधा है। ये हर जेल का एक प्रिंसिपल है, उसमें दी जाती है। इसी प्रकार कोई आदमी अगर उसका रिश्तेदार मिलने जाता है तो जेल में वो कहते हैं जंगले में मुलाकात, यानी कि उसको फेस टू फेस तो होता है वो, लेकिन बीच में जंगला होता है या दीवार होती है या शीशा होता है, उसके बीच में ही बात हो सकती है। लेकिन बात तो हो ही सकती है ना, अपना कोई भी कम्युनिकेशन तो कोई भी अपराधी किसी के थ्रू भेज सकता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। और ये जेल मैनुअल में ये निर्धारित है, प्रोटोकॉल के हिसाब से है
वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि अगर किसी आदमी ने किसी से मिलने जाना है तो एक अपनी जेल मिलने के लिए उसको सुबह टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पर जाकर अपना डिटेल भरवानी होगी और उसको टाइम दिया जाता है, इतने बजे आप उससे मिल सकते हैं। तो अपराधी को वहाँ जेल से निकालकर वो जो मीटिंग एरिया है उसमें लाया जाएगा, जंगले में या शीशे के बीच में। इधर दूसरा आदमी होगा जो मिलने वाला है, उधर जेल का कैदी या अपराधी अंडर ट्रायल होगा और बात कर सकते हैं। उसमें भी टाइम फिक्स होता है, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक जब भी है। वो जेल मेनू में जो चीज़ लिखा होता है, हर जेल का हर एक तरीका मोरलेस सेम ही होता है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि वहाँ गुजरात में नहीं हो सकता, दिल्ली में हो सकता है, या दिल्ली में नहीं हो सकता, गुजरात में नहीं हो सकता। हर जेल का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से मिलने के सुविधाएं दी जाती है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का साधन। तीसरा साधन ये हो गया, कभी भी कोई जेल में, मान लो ये तो अभी शायद पेश नहीं होते होंगे किसी कोर्ट के अंदर। जी, कोर्ट ने कहा है कि अभी ये सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी देंगे। बिल्कुल, वो इस तरह के जो अपराधी होते हैं हाई प्रोफाइल, उनकी जेल ट्रांसफर जो है वो भी कोर्ट के बिना नहीं होती है, परमिशन के बिना। और इसके लिए तो कहा ही गया है लॉरेंस बिश्नोई के लिए कि वो बाहर नहीं आएगा, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो फिर वो जेल में जाने वाला एक साधन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरा साधन है मिलने का, मुलाकात करने का, वो अवेलेबल है और उसके थ्रू आराम से कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है, किसी को भी डायरेक्शन देनी है या कोई भी आके जाके मिल सकता है। लेकिन हाँ, पुलिस के पास उन मिलने वालों का भी रिकॉर्ड रहता है। ये भी पुलिस का अधिकार है कि जो आदमी खासतौर से ऐसे अपराधी से मिलने जाते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। जो मिलने जाता है उसका आधार कार्ड और उसकी पूरी आइडेंटिटी का डिटेल लेके रखते हैं और रिकॉर्ड में होता है, जेल के रिकॉर्ड में मिलता है। और पुलिस इस पर बात करती है कौन आदमी मिलने गया था, उसका कोई को-अक्यूज्ड है मिलने गया था, उसका भाई है, उसका रिश्तेदार है, उसका और कोई आदमी है तो वो मिलने गया था, उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है जेल में मुलाकात करने का, और पुलिस को अधिकार है उसके आदमी का वेरिफिकेशन करने का भी, और वो करते भी हैं। जी, लेकिन राव साहब, एक यहाँ पर खतरनाक बात यह है कि हवाला कारोबार चल इसीलिए रहा है क्योंकि भारत में पैसा कमा रहे हैं। अभी जिन ब्लास्ट की बात बता रही हूँ कि क्लब के बाहर ब्लास्ट हुए, उससे पहले उन लोगों को, क्लब के मालिकों को धमकी दी गई थी कि पैसे देने पड़ेंगे, आप पैसे कमा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। और जब रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो उसमें लिखा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पैसे नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनका नेटवर्क रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि बैठे ये बाहर हैं, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, इसके बाकी लोग बाहर बैठे हैं लेकिन ऑपरेट इंडिया में कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए इन्हें? देखिए, कंट्रोल करने का तरीका तो एक ही है कि इनको बाहर बैठे वाले आदमी को थ्रेट करने से तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जब भी कोई थ्रेट आती है उसमें एक केस दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज होता है एक्सटॉर्शन का और थ्रेटनिंग कॉल का। वो एक केस रजिस्टर हो जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पता लगता है कौन से फोन आया था, कहाँ से आया था, उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग चेक कराते हैं, रिकॉर्डिंग एक एविडेंस होती है। उसके बाद केस की ट्रायल के लिए, उस केस की एविडेंस होने के बाद उसको ट्रायल में भेजा जाता है। लेकिन राव साहब, एक यहाँ पर एक और जो चिंता का विषय वो ये है कि ये लोग जो है लोकल लोगों को अपने गैंग में शामिल करते हैं, युवाओं को वर्गलाते हैं, स्टूडेंट्स को वर्गलाकर अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का मोडस ऑपरेंडी होता है कि तो ये किसको हायर करके किस काम पर लगाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, इनका ये मोडस ऑपरेंडी है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, एक ये युवा वर्ग और खास तौर से 17 और 18 साल के बच्चों को जो कि स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या कोई नशे का शिकार हैं, उनको थोड़ा सा लालच देकर वो इस गैंग में शामिल कर लेते हैं और वो कहते हैं देखिए आपको भी ऐश कराएंगे, जैसे हमारी ऐश हो रही है ऐसे ही कराएंगे, और उनको लालच भी देते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर केस में 5 करोड़ किसी से मांगा है और उसने नहीं दिया, उसको किसी को भेजेंगे जाके उसको मार दो, तो उसको 1% या 2% ही पैसा देते हैं, लेकिन सारा नहीं देते। लेकिन हाँ, जिस आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है और 5 करोड़ के बदले में 1% पे दिया तो 5 लाख रुपए उसको मिल गए मुफ्त में, जो कि कभी भी उसको 10 साल में भी 5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कमा सकता। तो ऐसे आदमी को लालच देकर ये इस प्रकार से अपने गैंग में शामिल करते हैं और ऐसे आदमी बहुत मिल जाते हैं हमारे देश में। बेरोजगारों की, जरूरतमंदों की और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि ऐसा काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट है इसमें। लेकिन राव साहब, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कोई सामने है नहीं, जितने भी ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं यहाँ तो बैठे नहीं है, ये सब जो टारगेट करते हैं सोशल मीडिया से करते हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये कितना खतरनाक होता है, क्योंकि बाहर से जो चीजें आ रही हैं हमारे देश में हम उनको तो फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जिम्मेदारी लेते हैं ये लोग, ब्लास्ट की लें, कत्ल की लें, किसी भी चीज की लें, ये लेते सोशल मीडिया पर ही है। देखिए, मैं पूजा जी बता दूं, इनकी जिम्मेवारी लेने की वजह और ये
ये कभी भी कोई केस बनने से नहीं डरते हैं। मैं आपको बता दूं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, किसी के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं ना। जी। और केस दर्ज करने से कोई डरते नहीं है। और उन आदमियों को जिनको पैसे देकर लालच करके हायर करते हैं, उनको कहते हैं आप पकड़े भी जाओगे तो कोई चिंता मत करो, हम केस भी लड़ेंगे आपका। तो ऐसे आदमी एश्योरेंस अगर मिलती है और फिर साथ में पैसा भी देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को पैसा देंगे, तो ऐसे आदमी लालच हो जाते हैं। और जो सोशल मीडिया के थ्रू आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया में ऐसी अट्रैक्टिव बातें वो करते हैं कि कोई भी आदमी इसमें लालच में आ जाता है और फिर उसके बाद वो ऐसे गैंग में मिल जाते हैं और कोई भी आदमी ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन साथ साथ केस रजिस्टर करने का, जैसे मैंने बताया, ये कभी भी इनको मालूम है कि कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा, इसलिए केस रजिस्टर करने से कोई डरता नहीं है। और वो जेल में जाने से भी नहीं डरते हैं। जैसे आप बता रहे हैं, कोई भी अपराधी अगर जेल में है तो अपने आप को सुरक्षित समझता है, क्योंकि ऐसे अपराधियों के राइवल गैंग भी होते हैं। अगर बाहर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं उसको वो राइवल गैंग के आदमी मार देंगे या उनके साथ में कोई ऐसा कोई एनकाउंटर हो जाएगा। इसलिए वो जेल में रहते हुए अपने आप को सेफ समझते हैं और अपने जितने भी जो शूटर्स हैं या कोई आदमी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको यूज करते हैं, उनके थ्रू वो काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाने के बाद में उनको भी देते हैं, अच्छे अच्छे कैलिबर के हथियार खरीदते हैं और इस प्रकार से अच्छे हथियारों की वजह से वो एक शूटिंग करने के लिए बहुत ही उम्दा होता है। वो किसी को एक दो गोली मारकर भी किसी को मार देते हैं और ऐसे हथियार होते हैं जो चूकते भी नहीं हैं। मतलब तो इस प्रकार से वो पैसा जो कमाते हैं वो पैसा खर्च भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट, वो अपने आप को ऐसा बिजनेस समझ रखा है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कहीं ज्यादा वो कमाते भी हैं। तो एक प्रकार से ये एक धंधा बन गया है, प्रोफेशन बन गया है। इस धंधे को अच्छा लिक्विडिटी समझते हैं, तो अपराधी इसी वजह से इस धंधे में जाना पसंद भी करते हैं। लेकिन ये वो रास्ता है जहां जो जाता है वहां से वापस आता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमने देखा किस तरीके से हवाला कारोबार के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला रखा है।